मृत्युंजय अद्विजय के घर की ओर बढ़ गया। अचानक रास्ते में उसके कदम रुक गए, क्योंकि अद्विजय के घर में सौम्या भी थी, जिससे उसका सामना हो सकता था। वहीं रावत विला के अंदर सौम्या और धानी दोनों अचानक डांसिंग कंपटीशन करने लगी थी, और उन्हें जज करने वाली धानी थी। उन्होंने एक एक डांस परफॉर्मेंस खत्म किया तो धानी ने अनाउंस किया, आप दोनों को अब एक साथ डांस करना होगा। धानी आपको तभी विनर अनाउंस करेगी। ये सुनकर दोनों ने झुककर धानी को प्रणाम किया। फिर से वो क्लासिकल डांस करने लगी। कुमार ने डीजे का काम संभाला और उसने इस बार गाना चलाया, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। इस गाने पर डांस करते हुए दोनों गोल गोल घूमते हुए एक घेरा बना रही थी। दोनों ने इस वक्त सफेद कलर के अनारकली सूट पहने हुए थे, जिसमें दोनों काफी स्टनिंग लग रही थी। राज एक सोफे पर बैठा कैंडी खा रहा था। उसने भी अपनी चोर नजरों से उन दोनों को दंश करते हुए देखा। डांस खत्म होते होते कुमार ने उनके लिए क्लिपिंग की आरोही इस नजारे को मिस कर रही थी, क्योंकि अद्विजय उससे अभी भी लगातार काम ही करवा रहा अद्विजय था। उसने नीचे से गाने की आवाज काफी देर तक सुनी। वो इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मगर अब हद हो चुकी थी, और वो उन सभी को उसके घर में रहकर उसी की नाक में दम करने के लिए घर से निकाल फेंकना चाहता था। इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठकर रूम से बाहर निकला और लिफ्ट में आ गया। आरोही काफी एक्साइटेड हो रही थी। उसे लगा कि अद्विजय भी नीचे हो रहे मस्ती में पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अद्विजय के मन में क्या चल रहा है। इस डांस के खत्म होते होते दोनों डांस करते हुए एंट्रेंस तक पहुंच गई। घूमते घूमते मिस्टी तो पसीने से भीग चुकी वो थी। अचानक उसके पैरों में दुपट्टा आया और वो फर्श पर नीचे गिर गई। गिरते हुए वो चिल्लाई, आ मर गए। कुमार उसकी ओर बढ़ा। वही सौम्या का ध्यान नीचे गिरी। मिस्टी पर गया तो वो घूमते हुए रुकने लगी, लेकिन तभी घूमते हुए उसके दोनों हाथ एक सख्त चीज पर लगे और वो लड़खड़ा गई। उसके सामने चट्टान से ऊंचा एक आदमी खड़ा था। सौम्या ने खुद को संभालने के लिए उस आदमी के कपड़ों को पकड़ा। उसके सामने मृत्युंजय था। उसे सामने देख सौम्या की आंखें पहले तो हैरानी से फैल गई, फिर अचानक उन आंखों में खुशी की चमक दिखाई देने लगी। उसने कसकर मृत्युंजय के कपड़ों को पकड़ा और फिर अपना सिर मृत्युंजय के सीने पर रख दिया। मृत्युंजय की धीमी सांसों को महसूस कर उसे ऐसा लग रहा था कि मृत्युंजय ने आकर उसे जैसे दुनिया भर की खुशियां दे दी हों। सामने मृत्युंजय को देख अचानक राज सोफे से कूदा और अपनी सारी कैंडी को फर्श पर फेंककर मिस्टी की ओर बढ़ा, और उसने जल्दी से फर्श पर लेती मिस्टी को अपनी गोद में उठाया। जो कुमार उसके पास था, राज ने कुमार को धक्का मार के दूर कर दिया। मिस्टी को गोद में उठाकर वो जल्दी से गेस्ट रूम में चला गया। सभी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। लिफ्ट से बाहर निकलकर जब अद्विजय बाहर आया तो उसकी नजरें मृत्युंजय पर गईं। अचानक मृत्युंजय ने सौम्या के हाथों को पकड़ा और उसे खुद से अलग किया। सौम्या ये देखकर थोड़ी हैरान हुई। मृत्युंजय उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए अद्विजय की ओर बढ़ा और बोला, क्या तुमने मेरा काम किया? ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक लड़की दिखेगी और देखते ही पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी बहन है? मुझे ये सुनकर मृत्युंजय ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अद्विजय बोला, क्या तुम फोटो नहीं दे सकते अपनी बहन की? मृत्युंजय बोला, दरअसल हमारे फोन में मिस्टी की कोई फोटो ही नहीं है। अद्विजय फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तो जाओ खुद ही ढूंढ लो उसे। आरोही और सौम्या उन दोनों की बातें सुन रही थीं। दोनों को पता था कि वो मिस्टी को तलाश करने आया है, लेकिन दोनों ही चुप रही, क्योंकि मिस्टी ने उन्हें बताया था कि वो अपने भाइयों की कैद में नहीं रहना चाहती है। कुछ देर बाद मृत्युंजय वहां से चला गया। अद्विजय ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए आरोही से कहा, इधर आओ। आरोही अद्विजय के पास बड़ी अद्विजय ने आर्डर दिया, घर में जितने भी फालतू लोग हैं उन्हें अभी निकाल के बाहर फेंको। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए। अद्विजय आगे बोला, सबसे पहले कुमार को फेंको। धानी ने जब ये सुना तो वो जिस टेबल पर एक कॉपी पेन लेकर बैठी थी वहां से उतरी और जल्दी से अद्विजय के पास जाकर बोली, डैडी क्या हुआ है? आप मेरे फैमिली को बाहर क्यों निकाल रहे हैं?
क्या आप मुझे भी बाहर निकाल देंगे? ये कहकर उसने अपना छोटा सा सर ऊपर उठाया और मासूम आंखों से अद्विजय को देखकर अपना जादू चलाया। अद्विजय उसकी क्यूटनेस देखकर थोड़ा सा पिघल गया और बोला, ठीक है, लड़कियां कहीं नहीं जाएंगी, मगर लड़के अब यहाँ से दफा हो जाएंगे। इसी बीच दंश एंट्रेंस से अंदर आ रहा वो था। वो अपने हाथ में भुने हुए चने लेकर खा रहा था। उसने अद्विजय की बात सुनी और वो फिर भी आगे बढ़ता रहा। अद्विजय बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? बाहर निकलो यहाँ से। इस बात पर दंश के कदम वहीं रुक गए। कुमार जल्दी से सावधान की पोजीशन में खड़ा हुआ और फिर वह अद्विजय के पास आकर खड़ा हो गया। अचानक वो नीचे बैठा और अद्विजय के घुटने पर अपना सिर रखकर रोते हुए बोला, मामा जी, आप तो कंस मामा निकले। आप अपने प्यारे भांजे को घर से निकाल रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो यहाँ से जाकर कहाँ रहेंगे। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, ड्रामा बंद करो। क्या तुम्हारा खुद का घर नहीं है? अपने भाई को लेकर निकल जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कुमार उठा। उसने अपने बेदर्द दिल मामा को देखा और फिर आरोही के कंधों को पकड़ते हुए उसके कंधे पर अपना सर रखा और बोला, मामी जी, क्या आप भी मामा जी की साइड लेंगे? हमें बाहर निकलेंगे। आरोही ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अद्विजय ने आरोही को घूर कर देखा और बोला, सेक्रेटरी, आरोही, आज से तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट की जाती है। आरोही जल्दी से बोली, नहीं, मैं निकालती हूँ इन्हें अभी घर से बाहर। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, ठीक है, तो 15 दिन की सैलरी काटी जाती है। आरोही ने सवाल किया, अब क्यों? अद्विजय ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मेरा ऑर्डर ना मानने की कोशिश की है, इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। आरोही ने गुस्से से अपना पैर फटका। कुमार ने आरोही का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, मामी जी, आप भी कंस मामा की क्रूएल पत्नी निकली। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें, आरोही ने मासूमियत से कुमार को देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज। कुमार ने कहा, ठीक है, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। अचानक वो मुड़ा और बोला, मामा को मामा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 2 माओ के बराबर होते हैं, लेकिन आप तो, खैर छोड़ो। उसके इमोशनल डिलॉग से भी अद्विजय पर कोई असर नहीं हुआ। भाई कहाँ है? कुमार अचानक बोला। सौम्या ने कहा, राज भाई तो मिस्टी को लेकर गए थे। ये सुनकर कुमार ने कहा, हाँ, आपने सही कहा। ये कहकर कुमार मिस्टी के रूम की ओर बढ़ गया। उधर राज जैसे ही मिस्टी को रूम में लेकर गया वो था, तब से वो उसके पैर को पकड़े हुआ था। वो मिस्टी को जाने नहीं दे रहा था। डांस करते हुए मिस्टी का पैर मुड़ गया। राज उस पैर को पकड़कर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टी दर्द से चिल्ला रही थी कि वो उसका पर छोड़ दे। अचानक राज ने उसके पैर को झटके से मोड़ दिया, जिस वजह से मिस्टी रोने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। कुमार ने झांक कर अंदर देखा तो उसे राज मिस्टी का पैर पकड़कर बैठे दिखाई दिया। ये नजारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कुमार, तुम यहाँ? ये कहकर राज ने अपनी आंखों सिकोड़ लिया। कुमार ने कहा, भाई, आपने मिस्टी को क्या किया है? इस पर राज बोला, मैंने इसके पैर को ठीक किया है, इसका पैर मुड़ गया था। ये कहकर राज उठा और उसने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल दिया और बोला, कहो, क्या कहने आए हो? कुमार ने कहा, भाई, मामा जी ने हमें आदेश दिया है कि आज ही हमें घर छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर कुमार ने कहा, तुमने कुछ किया होगा? कुमार ने कहा, हाँ, वो उन्हें घर में हो रहा शोर पसंद नहीं। इस पर राज बोला, हाँ, तो किसने कहा था तुम्हें शोर करने के लिए? कुमार ने कहा, भाई, माफ कर दो मुझे। अब हम क्या करें? क्या हम मामा जी को मना सकते हैं? इस पर राज बोला, नहीं, घर चलो वापस। ये सुनकर कुमार उदास हो गया और मिस्टी से बोला, मिस्टी, चलो तैयार हो जाओ, वापस ओबेरॉय हाउस चलते हैं। ये सुनते ही मिस्टी ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं, मैं अपनी भाभीसा के साथ रहूंगी। ये सुनकर कुमार ने कहा, मिस्टी, तुम मुझे ऐसे धोखा दे दोगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कुमार की बातें सुनकर मिस्टी ऑकवर्ड फील करने लगी। अचानक उस रूम में आरोही आई और उन दोनों से बोली, मेरी बात सुनो, तुम दोनों गेस्ट रूम में रहो। मैं ज्यादा से ज्यादा उन्हें बेडरूम से निकलने नहीं दूंगी, तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि आप दोनों यहाँ पर हो, समझे?
ये सुनकर कुमार खुश हो गया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर आरोही को गले लगा लिया और बोला, मामी जी, आप तो माँ है मेरी। आरोही ने कहा, ठीक है, अब ज्यादा शोर मत करो। ये कहकर वो वहां से जल्दी से चली गई और अब अद्विजय की व्हील चेयर को धक्का देते हुए बोली, मैंने उन्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया है। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, सही में? आरोही ने हाँ सर हिलाया। अचानक एंट्रेंस पर खड़ा दंश चिल्लाया, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, निकल जाओ यहाँ से। दंश हैरान परेशान होकर विला से बाहर निकल गया। अचानक उसे आइडिया आया और वो फिर से अपने हथियार लेकर दीवार पर चढ़ते हुए अद्विजय की बालकनी में पहुंचा। इसी बीच रूम में आकर आरोही ने दरवाजा बंद किया। अद्विजय बोला, मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है। आरोही ने कहा, आपकी व्हीलचेयर ऑटोमेटिक है, आप खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं काफी थक गई हूँ। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, सेक्रेटरी आरोही, क्या तुम्हें वाकई में 1 महीने की ही सैलरी कटवानी है? आरोही डर गई और बोली, नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये कहकर उसने व्हील चेयर को धक्का दिया और अद्विजय को वॉशरूम में लेकर गई। कुछ देर बाद अद्विजय वॉशरूम से बाहर निकला और बोला, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। आरोही ने मन में कहा, तो फिर घर में रहकर भी ये सूट बूट पहनकर बैठे ही क्यों थे? अचानक आरोही ने सवाल किया, क्या मैं एयर कंडीशनर ऑन कर दूं? बिल्कुल नहीं, अब जाओ मेरे लिए कंफर्टेबल कपड़े लेकर आओ। अद्विजय ने ऑर्डर दिया। आरोही अद्विजय के लिए कपड़े लेने चली गई। वो उसके लिए एक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्राउन कलर का लोअर लेकर आई। अद्विजय बोला, अब मेरी इन्हें पहनने में मदद करो। आरोही ने कहा, लेकिन अद्विजय बोला, मैंने कहा मेरी मदद करो। आरोही ने यह सुनकर अद्विजय की कमीज के बटन खोले। अचानक वो ये देखकर हैरान हुई कि अद्विजय ने कमीज के बटन नहीं लगाए हुए थे, बल्कि अद्विजय ने अपने बटन को टेप से चिपकाए हुआ था। टेप को खोलने के बाद उसने शर्ट को खोला। फिर उसने पहले ओवरकोट को उतारा और फिर शर्ट को उतारकर उसने पास में ही रख दी। उसने अद्विजय की सीने पर बंधी बैंडेज को देखा। अद्विजय उसका ध्यान बैंडेजेस पर देख बोला, बाकी के कपड़े कौन उतरेगा? आरोही ने कहा, आप पहन सकते हैं तो उतार क्यों नहीं सकते? अद्विजय उसे डरते हुए बोला, सैलरी। ये सुनते ही आरोही ने कहा, नहीं, मैं अभी उतरती हूँ। ये कहकर उसने अद्विजय की पेंट की बेल्ट को खोल दिया और आंखें बंद करके उसने पैरों के पास से पकड़कर को खींच दिया। अचानक बालकनी से एंटर हुआ दंश रूम में आया। उसके एल कदमों की आवाज ने आरोही और अद्विजय दोनों का ध्यान खींचा। आरोही अभी भी पेंट को पकड़कर खिंचाई रही थी। जब उसने दंश को देखा तो उसने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया। दंश ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, मैंने कुछ नहीं देखा है। आरोही ने जल्दी से ब्लैंकेट को उठाया और उससे अद्विजय के आधे शरीर को ढककर माहौल को और भी ऑकवर्ड बना दिया। दंश मन में बोला, मैडम, बॉस को क्यों ढक रही है उन्हें? क्या मैं कोई लालची लड़की लग रहा हूँ जो बॉस को देखते ही उन पर टूट पड़ेगी? मन में बड़बड़ाते हुए दंश बोला। अद्विजय ने उसको घूर कर देखा। वो बॉस खबर काफी जरूरी है, इसलिए ही मुझे ऐसे आना पड़ा। दंश की बात सुनते ही अद्विजय ने कहा, बताओ। इस बात पर दंश ने वहां खड़ी आरोही की ओर देखा। आरोही ये समझते हुए कि दंश को अकेले में बात करनी है तो वो बाहर जाने लगी। अद्विजय बोला, रुको यहाँ, आओ। माँ। आरोही मुड़कर अद्विजय की तरफ आई। अद्विजय बोला, कपड़े कौन पहनाएगा? आरोही ने कहा, लेकिन पहले आप बात कर लीजिए। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, क्या हर बार पर मुझे ना कहकर तुम्हें अच्छा लगता है? अभी मैंने जो कहा है वो करो। आरोही ये सुनकर ब्लैंकेट से नीचे ही के नीचे से ही उसने अद्विजय की पेंट को खींच दिया। दंश खांसते हुए बोला, बॉस, एक्चुअली वो बूढ़ा बाबा सहगल परिवार को सिया सहगल की मौत के बारे में बताने गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, ऐसा क्या हुआ है, पता किया तुमने? इस बात पर दंश बोला, बॉस, उन्होंने खुद को खत्म कर लिया है। ये सुनकर अद्विजय के चेहरे पर हल्के हैरानी के भाव दिखे और वो फिर बोला, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस बात पर दंश बोला, इसकी वजह अब भी पता नहीं चली है,
सबसे हैरानी की बात यह है कि सहगल परिवार अभी तक सिया सहगल की अस्थियां भी लेने नहीं आया है। वो अपने परिवार की इकलौती वारिस को कैसे भूल सकते हैं? ये बात थोड़ी अजीब है। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, ठीक है, उन पर दूर से ही नजर रखो, हो सकता है वो एक मौका तलाश रहे हो बदला लेने का। इस बात पर दंश ने हाँ में सिर हिलाया, फिर वो रूम से बाहर चला गया। आरोही ने अद्विजय की गर्दन टी शर्ट को डालकर कहा, अब मेरा काम हो गया है, क्या मैं चैन से एक गिलास पानी भी पी सकती हूँ? क्या अद्विजय आरोही को परेशान करना बंद करेगा? क्यों मृत्युंजय आरोही के बारे में जानकर भी खामोश है? नेक्स्ट एपिसोड। अब मेरा काम हो गया है, क्या मैं चैन से एक गिलास पानी भी पी सकती हूँ? आरोही ने अपनी कमर पर हाथ रख कर पूछा। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, मैंने कब मना किया? इस पर आरोही ने अपना मुंह बनाया। रात के वक्त आरोही ने बिस्तर पर लेटे हुए मुड़कर अद्विजय की ओर देखा। बिस्तर पर फाइल्स का ढेर रखा हुआ था। बार बार उसे अद्विजय को फाइल ढूंढ कर देनी पड़ रही थी। वो लेटे लेटे ही अद्विजय को फाइल्स पकड़ा रही थी। उसे काम करते हुए अद्विजय काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सही कहते हैं लोग, काम करते हुए आदमी काफी चार्मिंग हो जाते हैं। अद्विजय को देखते हुए आरोही के होठों पर एक मुस्कुराहट थी। जी, उसने खुद महसूस नहीं की। इसी बीच जब अद्विजय का काम खत्म हुआ तो उसने आरोही को फाइल्स समेट कर रखने के लिए कहा। आरोही ने उठकर फाइल्स को समेटा। अचानक उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। आरोही की आंखों में नींद भरी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने पल्लू को संभालते हुए अपने बिखरे हुए बालों का एक झूड़ा बनाया। अद्विजय की नजर आरोही पर गई। आरोही ने बालों का झूड़ा बनाते हुए अपनी पलकों को झुकाया हुआ था। उसके माथे पर लाल बिंदी, मांग में सिंदूर, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक। इवनली आरोही के होठों पर हल्का दिखने वाला तिल भी अद्विजय आज नोटिस कर रहा था। झुड़ा बनाते हुए फिर से आरोही का सिल्की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। आरोही ने इस बार जब पल्लू उठाया तो उसकी नजर अद्विजय की नजरों से जा मिली। अद्विजय ने अचानक अपनी नजरें फेर ली। अद्विजय बोला, तुम्हें रात में साड़ियां पहनने की जरूरत नहीं है, तुम कंफर्टेबल नाइट सूट भी पहन सकती हो। आरोही ने कहा, लेकिन मैं सरी में भी कंफर्टेबल हूँ, और वैसे भी अगर मैंने सरी नहीं पहनी तो दादी नाराज हो जाएंगी, और दादी को तो आप भी नाराज नहीं कर सकते, तो मैं क्या चीज हूँ? ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, एक बार कहा, ना, तुम रात में साड़ी नहीं पहनोगी। ये कहकर उसने अपने हाथ से पास में रखे पिलो को उठाया और उसे अपने पैरों के बीच रख लिया। आरोही ने अजीब सी नजरों के साथ अद्विजय को देखा। अद्विजय ने तकिया के ऊपर एक बुक को रखा, उसे पढ़ने लगा। आरोही ने फिर अपना ध्यान फाइल्स को समेटने में कर लिया। अद्विजय ने गहरी सांस ली। वो पिलो को अपने पैरों के बीच रखकर बुक नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वो कुछ और छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने आरोही को साड़ी भी पहनने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि साड़ी का लाल कलर आरोही पर काफी ज्यादा खिलता था और वो उसे आसमान से उतरी कोई अप्सरा लग रही। वहीं आरोही इस वक्त बालकनी में थी। हल्की हवा में उसके कानों के पास ठहरी लटें उड़ रही थी। आरोही इन दिनों कुछ भी करते हुए मुस्कुराती रहती थी। उसकी मुस्कान अद्विजय के दिल में एक गहरा असर कर रही थी। आज रात अद्विजय डिनर करने नीचे गया। धानी ने अपने हाथों से अद्विजय को खाना खिलाया। वो पहले तो डिनर नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि धानी भी उसे बेस्वाद खाने को ही खा रही है तो उसे धानी के लिए बुरा लगा। अद्विजय ने धानी को देखकर सवाल किया, ये कब से बीमारी है? आरोही ने जवाब दिया, बचपन से ही ये बीमार रही है, फिर बाद में मुझे पता चला कि इस ल्यूकेमिया है। ये सुनकर अद्विजय ने कहा, क्या तुम्हारा धानी से बोन मैरो मैच नहीं करता? आफ्टर ऑल तुम इसकी बायोलॉजिकल मदर हो। आरोही ने कहा, हाँ, ये काफी अजीब बात है, लेकिन अगर मैच हो जाता तो शायद धानी कब की रिकवर हो चुकी होती। धानी उन दोनों को बातें करते हुए मुस्कुराते हुए देख रही थी। जब उसने अद्विजय को फीड कराया तो वो अपनी चेयर से उतरकर आरोही के पास गई। आरोही ने उसे गोदी में उठाया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। धानी ने फिर अद्विजय की ओर देखते हुए कहा, डैडी, आई नो ये डिनर टेस्टी नहीं है, लेकिन जब मैं मम्मा के हाथ से खाना खाती हूँ तो मुझे ये सबसे टेस्टी खाना लगता है। आप भी अपनी मम्मा के हाथ से एक बार खाना खाना।
ये सुनकर अद्विजय एकटक ढानी को देखने लगा। उसने एक गहरी आह भरी और बोला, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर ढानी बोली, आपकी मम्मा तो प्यारी दादी है ना? कुछ देर रुककर वो आगे बोली, डैडी दादी तो बहुत अच्छी है, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, तुम्हें अपने छोटे दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अद्विजय वहां से अपनी व्हीलचेयर को टर्न करके चला गया। ढानी ने आरोही को देखते हुए सवाल किया, मम्मा आप तो मैजिशियन हो ना? डैडी और प्यारी दादी माँ को एक दूसरे से कट्टी है ना? आप उनके बीच सब ठीक कर दो प्लीज। आरोही मुस्कुराई और बोली, खाना खाते हुए इतनी बातें मत किया करो शैतान। ये सुनकर ढानी जिद करते हुए बोली, मम्मा पहले आप प्रॉमिस करो, डैडी और दादी माँ के बीच आप सब ठीक कर दोगे। आरोही ने कहा, हाँ ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। ओके मेरी माँ। आरोही ने फिर अपने सामने शांत बैठी सौम्या को देखा, जिसने कि अभी तक अपना खाना भी शुरू नहीं किया। आरोही ने सवाल किया, सौम्या किस सोच में खोई हुई हो? इस बात पर सौम्या ने कहा, कुछ भी तो नहीं। आरोही ने कहा, सौम्या मुझे पता है तुम मृत्युंजय जी की वजह से परेशान हो, उनके बिहेवियर ने तुम्हें हर्ट किया है। क्यों ना हम ये पता लगाएं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस बात पर सौम्या ने कहा, नहीं आरोही, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं इस शादी को जबरदस्ती नहीं चलाना चाहती। मिस्टी ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और बोली, भाभी सा, भाई सा जरूर किसी चीज को लेकर अभी फंसे हुए होंगे, वरना वो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसी बीच तारों से भरे आसमान में देखते हुए अद्विजय अपनी व्हीलचेयर पर बैठा। वो खुद से बोला, काश अद्विजय रावत के हाथों में इतनी पावर होती कि वो समय को बदल सकता, तो आज उसका प्यार उसके साथ होता। लेकिन अब न वो प्यार रहा, न वो झूठी उम्मीदें। तुम्हारे जाने के बाद शायद अब ये दिल न किसी को चाहेगा। ये कहते हुए अद्विजय ने अपने जख्म पर हाथ रखा और आगे बोला, जिस्म पर जख्म देती तो सैकड़ों बार अपना लेता, लेकिन तुमने मेरे दिल को जख्म दिया है, उसे अंदर तक घायल कर दिया है। तुम्हारे जाने के बाद अब न पछतावा है न प्यार। आरोही ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, अब ये जिंदगी मेरे नए परिवार की अमानत है। ये कहकर अद्विजय ने अपनी पॉकेट से एक बहुत ही पुराना डायमंड का मंगलसूत्र निकाला। उसको कुछ देर देखते हुए अद्विजय ने उसे उछाल कर फेंक दिया। अचानक उसे किसी लड़की की आवाज आई। आह, ये क्या था? अद्विजय ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा। आरोही उसे ढूंढते हुए बाहर पार्किंग में ही आ रही थी। वो मंगलसूत्र उसके कंधे पर आकर लगा था। आरोही अद्विजय के पास आई मंगलसूत्र को आगे करते अपना हाथ अद्विजय की ओर बढ़ाया। अद्विजय ने उस मंगलसूत्र को देखा और बोला, इसे फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। आरोही ने कहा, लेकिन ये एक डायमंड का मंगलसूत्र है, आपको इसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, काफी एक्सपेंसिव होगा ये। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, हाँ 30 लाख का है। ये सुन आरोही का मुंह हैरानी से खुल गया और वो बोली, क्या आप 25 लाख के मंगलसूत्र को मुझे फेंकने के लिए कह रहे हैं? ये सुनकर अद्विजय, जो कि काफी निराश था, वो अब कहीं ज्यादा गुस्से में आरोही को देखते हुए बोला, एक बार सुनाई नहीं देता तुम्हें? आरोही में मंगलसूत्र को देखते हुए कहा, मिस्टर रावत, आप इस एक मंगलसूत्र से एक मिडिल क्लास फैमिली का जिंदगी भर का सपना पूरा कर सकते हैं। 35 लाख में उनका घर बन सकता है। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, रावत, फैमिली काफी ट्रस्ट चलाती है, वो काफी है गरीबों के लिए, अब इसे फेंक दो वरना। आरोही ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, आपको इस तरह अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसे फेंकना ही है तो मुझे दे दीजिए, मैं इससे चाचा जी की मदद कर पाऊंगी। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, तुम्हें नौकरी दी है वो काफी नहीं है, या लालची होना जरूरी है? आरोही ने कहा, लालची ही सही, लेकिन मैं किसी का भला तो करूंगी, आपकी तरह नहीं जो गुस्से में बस चीजों को बर्बाद करना चाहते। ये सुनकर अद्विजय ने आरोही की ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक झटके में आरोही के हाथ से मंगलसूत्र छीना और उसे अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए बोला, अब खुश हो? आरोही ने टूटे हुए मंगलसूत्र को उठाया और बोली, मिस्टर अद्विजय, रावत हीरा आखिर में हीरा ही रहता है। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, तो तुम नहीं मानोगी? ये कहकर उसने आरोही को अपनी गोद में बैठाया और उसकी गर्दन पर काट लिया।
आरोही दर्द से चीखी, अद्विजय, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अद्विजय उसकी नाजुक बाजू को पकड़कर रोके हुए था। आरोही के हिलने की वजह से उसकी पीठ अद्विजय के जख्म पर लग रही थी, जिससे अद्विजय को दर्द होने लगा। उसने फिर असहनीय दर्द की वजह से आरोही को छोड़ दिया। वो फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, इतना ही लोगों की मदद करने का शौक है तो मैं आज तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा पैसे ऑफर करता हूँ। आरोही ने पूछा, और वो किस लिए? ये सुनते ही अद्विजय उसके कान में फुसफुसाया, बस एक रात के लिए। आरोही ने वो डायमंड का मंगलसूत्र गुस्से से अद्विजय की ओर फेंका और बोली, बस आखिर में आपको गिरना ही है अपनी घटिया सोच को लेकर। अद्विजय ने फिर से उसके हाथ को पकड़ा और बोला, क्या हुआ? गुस्सा आ गया? लेकिन मेरा क्या, एक बार कहा था ना, इस मंगलसूत्र को फेंक दो, लेकिन तुम नहीं मानी। हर बार क्यों तुम्हें छोटी बच्ची की तरह जिद करनी होती है? मैं उसकी यादों को नहीं रखना चाहता, अपने पास नहीं समझ आया ना तुम्हें? आरोही ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये उस लड़की का है। अद्विजय ने आरोही के हाथ को पकड़ा और बोला, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा महंगी रिंग दी गई है, क्या तुम्हें उसकी कीमत पता है? आरोही ने कहा, रिंग? ये कहकर उसने अपनी खाली उंगली में देखा। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। अद्विजय ने उसकी खाली उंगली को देखा और बोला, कहाँ है वो रिंग? आरोही ने डरते हुए कहा, वो मुझे लगता है कि मैं उस रिंग को अपने चाचा जी के घर भूल आई हूँ। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, दमित, तुम्हें पता है वो रिंग मैंने एक ऑक्शन में पूरे 10 करोड़ की खरीदी थी। आरोही ने कहा, वेट, क्या कहा आपने? 10 करोड़? सी। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, हाँ। आरोही बोली, मैं कल ही उस रिंग को लेने के लिए अपने चाचा जी के घर चली जाऊंगी। ये सुनकर अद्विजय ने कुछ नहीं कहा। आरोही जानती थी कि उसे वो रिंग नहीं मिली तो उसका क्या होगा। जिंदगी में उसने 10 करोड़ क्या, एक साथ 10 लाख रुपए भी नहीं देखे थे। उसने रिंग तो खो दी थी, लेकिन उसके पास अद्विजय का दिया मंगलसूत्र था, जिसे वो अक्सर पहनती थी। उसने अपने मंगलसूत्र पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा हुआ कि मैंने आज इस मंगलसूत्र की कीमत नहीं पूछी, न जाने ये कितना महंगा होगा। अद्विजय अचानक उसके कान में झुककर बोला, अब क्या रात भर मेरी गोद में ही बैठे रहने का इरादा है? आरोही हड़बड़ाकर अद्विजय की गोद से खड़ी हो गई। अद्विजय बोला, मुझे कार की ओर ले चलो। आरोही ने व्हील चेयर को धक्का दिया। वो अद्विजय की पोर्श बेंटले के पास आकर खड़ी हो गई। अद्विजय ने उसे ऑर्डर दिया, ओपन द कार डोर। आरोही ने पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया। अद्विजय ने आरोही की मदद ली और वो पैसेंजर सीट पर बैठ गया। वो अचानक बोला, कार वो को ड्राइव करो। आरोही ने कहा, क्या मैं ड्राइव करूं? और आप जाना कहाँ चाहते हैं? और दूसरी बात, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, आपको पता है ना? ये सुनकर अद्विजय ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा, बैठो आप। आरोही अवाक रह गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठी और उसने सीट बेल्ट को बांध लिया। अद्विजय ने उसे इंस्ट्रक्शन दिए। आरोही ने स्टीयरिंग व्हील पर कसकर हाथ रखा और कार को स्टार्ट किया। कार के स्टार्ट होते ही अचानक आरोही ने स्टीयरिंग व्हील को काफी तेजी से घुमा दिया, जिस वजह से कार गोल गोल घूम गई। अद्विजय चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील को तोड़ने का इरादा है? आरोही ने स्टीयरिंग व्हील को ही छोड़ दिया। कार अचानक काफी स्पीड के साथ खाली सड़क पर चलने लगी। विला के सामने बना वो रोड सिर्फ और सिर्फ वहां रह रहे कुछ 4 या 5 विला के लोग ही यूज करते थे। सड़क के किनारे पर घने पेड़ लगे हुए थे। वो तो अच्छा था कि कोई इंसान नहीं था, वरना अभी तक आरोही 3-4 लोगों को उड़ा चुकी होती। कार पर से कंट्रोल छूटने के बाद कार काफी ज्यादा स्पीड में दौड़ रही थी। आरोही डर से चिल्ला रही। अद्विजय ने अचानक अपने घुटनों पर हाथ रखा और वो पलक झपकते ही पैसेंजर सीट से उठकर ड्राइविंग सीट के पास आ गया। उसने आरोही को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। जब कार एक पेड़ से टकराने ही वाली थी, तभी उसने ब्रेक लगाए। कार अचानक रुकी तो आरोही का सर स्टीयरिंग व्हील में लगने वाला था। अद्विजय ने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और आरोही को जख्मी होने से बचाया। आरोही ने अपना सिर उठाया और लंबी लंबी सांस लेते हुए अद्विजय को देखा।
डर से उसने अपना सर अद्विजय के सीने में छुपा लिया। अद्विजय उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, सिलाई एल वुमन, क्या तुम मुझे भी मारना चाहती हो? जियो। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।